ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकिन इजी है, ठीक है। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि इन फिगर, आपको डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है, आकृति दे रखी है, ए बी एंड सी डी। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, मैं जानबूझ के मिसप्रिंट को पहले जैसा आपकी बुक में वैसा लिखता हूँ, फिर बताता हूँ क्या मिसप्रिंट है। कि यहाँ पर लिखना है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स, ठीक है। कुछ बुक्स में तो ठीक हो के आ गया, किसी किसी में नहीं है, इसलिए आर टू इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। यानी कि आकृति में दो समान जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करिए, लेकिन ध्यान रखना ई सेंटर पॉइंट नहीं है, उसका केंद्र बिंदु नहीं है। देन प्रूव दैट आर्क डी ए बराबर आर्क सी बी, यानी कि तो सिद्ध कीजिए कि चाप, आर्क का मतलब चाप, डी ए बराबर चाप सी बी हो जाए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन देखें तो देखो ये रहा आर्क, आर्क का मतलब चाप ए डी, समझ पा रहे हो, ये रहा, और सेकंड सी बी, ये रहा चाप। इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो देखो ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, बस इनसे फिर क्या दिखाई जाता है, इनसे बनने वाले एंगल। तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना करेंगे। ये इसका केंद्र बिंदु लेके चलेंगे अपन ओ, ध्यान से समझना, ओ केंद्र बिंदु लेंगे, और चाप एडी से, आर्क एडी से बनने वाला एंगल होगा ये। मेरी बात समझ में आ गई। ये आर्क एडी है, चाप एडी है, इनसे बनने वाला एंगल हो जाएगा ए ओ डी। हमेशा एंगल ही दिखाए जाते हैं, आर्क चाप नहीं दिखाए जाते। एंगल बराबर दिखा दोगे तो ऑटोमेटिकली चाप ही कहते हैं उसको, ठीक है, मेरी बात समझना। ऐसे ही आर्क सी बी, तो सी बी के भी कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन। बी पॉइंट से ये और सी पॉइंट से ये, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, मतलब इसका एंगल हो जाएगा जैसे ए ओ डी हुआ था वैसे सी ओ बी। इसका मतलब हमें ये प्रूव करवाना है, ये बोल दो चाहे, और का मतलब या, आर्क डी ए बराबर आर्क, आर्क का मतलब चाप, सी बी बोल दो, एक ही बात है। अब बात समझ में आ गई आपकी। इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में करके फिर ये लिखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है, ये दोनों एंगल बराबर दिखाने हैं। समझ में आ गई, बहुत आसान है। चलो अब कुछ लिखते हैं। गिवन दिया है, क्या क्या दे रखा है, हमें वो पूरी चीज लिख दो। एक तो में दे रखा है कि टू इक्वल chords AB and CD are intersect each other at point E, ठीक है। ये हमें गिवन है, और थोड़ी गिवन है, हाँ ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे दो जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। टू प्रूव, सिद्ध करना है। प्रूव, सिद्ध क्या करना है, वो जो मैं भी समझा के आया था आपको। आर्क डी ए बराबर आर्क सी डी, यानी हिंदी वाले देंगे चाप डी ए बराबर चाप सी डी, या फिर एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी। समझ में आ गई। ये समझाना जरूरी था, वरना आपको समझ में आता नहीं कि करना क्या है। इजी है। अब हम कर रहे, हमने किया कुछ कंस्ट्रक्शन, किया था ना। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना। बहुत ऑथेंटिक तरीका है जो मैं करवा रहा हूँ, सिस्टम वही करोगे तब 100 आउट ऑफ 100 हकीकत में आ जाएंगे। फॉर्मेलिटी नहीं करवाते हम। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्या किया हमने, हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन किस किस को किया, ओ को, ज्वाइन ओ को ओ ए, ओ डी, ओ सी, या फिर ओ बी लाइन वाइज दे दो, चलो ओ बी एंड ओ सी, यानी कि ओ ए, ओ डी, ओ बी व ओ सी को मिलाया। ज्वाइन का मतलब मिलाया, ठीक है। चलो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। और टू प्रूफ, बहुत ऑथेंटिक तरीका है। उपपत्ति, उपपत्ति के लिए हम क्या करें, अब समझना मेरी बात। तो वो बात है ये,
हम जानते हैं कि यदि किसी वृत्त की दो जिवाएं बराबर हों तो उनके संगत चाप परस्पर बराबर होते हैं। वी नो दैट द कोरिस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ इक्वल कोर्ड्स आर इक्वल। समझ पा रहे हो? या मेरे कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाई थी फर्स्ट वीडियो में, 12 पॉइंट लिखवाए थे, ये 13वां पॉइंट है। अपने आप जाना आपने ये 12 पॉइंट नोट करें, वहाँ पर ये 13 पॉइंट भी नोट कर लेना, मैंने लिखवाना वहाँ पर अपने लिखे नहीं एक साथ। ये पॉइंट नंबर 13 है। ऐसे एक पॉइंट और लिखाऊंगा अभी, कुल मिला के 14-15 जितने पॉइंट्स बनते हैं उनको आपको लर्न करना, ये प्रॉपर्टीज है। समझ में आ गई कि अगर कोई जीवा बराबर हो, यहाँ अगर मैं सोल्यूशन में बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन सी कोड बराबर है हियर, यानी कि यहाँ अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन में तो यहाँ पर ए बी बराबर है सी डी, है ना भाई? यही तो दोनों जीवाएं बराबर है कि किसी वृत्त की जीवाएं बराबर हो, कोड इक्वल हो, है ना? तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होते हैं। इनके कोरिस्पॉन्डिंग आर्क कौन से बनेंगे जानते हो? ए बी कौन सा आर्क बनाएगी? आर्क ए बी। सी डी कौन सा बनाएगी? आर्क सी डी, यानी कि ए बी चाप ए बी बनाएगी भाई। ए बी जीवा कौन सा बनाएगी? और आर्क यानी चाप का ये साइन होता है। समझ पा रहे हो? ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग आर्क यानी कि ए बी जीवा का संगत चाप बस वही बनाएगी जो ए बी जितना एरिया कवर करती है, बस उसके ऊपर चाप का साइन बना देना, आर्क का साइन बना देना, इक्वल्स टू सी डी। समझ पा रहे हो? ये बड़ी काम की चीज़ है, यहाँ तक समझ में आ गई। फिर एक और पॉइंट, ये पॉइंट नंबर हो जाएगा 14 ठीक है। ये क्या है? वी नो दैट सेम आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट सेंटर। प्रॉपर्टीज है, बड़ी आसान है, लर्न कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि हमने यहाँ पर इक्वल कोड की वजह से उनके कोरिस्पॉन्डिंग आर्क बराबर बताए, लेकिन एक प्रॉपर्टी फिर काम कर गई कि अगर आर्क इक्वल हो यानी कि चाप अगर बराबर हो तो हम जानते हैं कि समान चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं सेंटर पर। तो ये आर्क है ए बी, आर्क ए बी है। ए बी सेंटर पर कौन सा एंगल बना रहा है? सेंटर कौन सा पॉइंट है? ये रहा ओ। तो ये ए बी के द्वारा कौन सा एंगल बनना दिख रहा होगा आपको? ये देखो मेरे साथ साथ चलना, ये ए बी ये रहा, इसे ये एंगल बना, मतलब ए ओ बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्क था ए बी वो बराबर है सी डी के, है ना? तो ए बी के द्वारा एंगल बन रहा है ए ओ बी, बिल्कुल सही। और सी डी के द्वारा, ये रहा सी डी, सी डी के द्वारा बना सी ओ डी। ठीक है, ये बात है इसकी सी ओ डी। लेकिन एक बात सुनो, हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है ए ओ डी बराबर सी ओ बी। ए ओ डी, ये रहा ए ओ डी बराबर सी ओ बी। यहाँ है ए ओ बी, इसका मतलब हमने देखा यार ए ओ बी तो नहीं चाहिए, ए ओ डी चाहिए। ये बीच वाला पार्ट है ना, ये बी ओ डी, ये एक्स्ट्रा आ गया। देखो मेरी बात वापस सुनो, अगर ए ओ बी ये हमारे पास है, अगर इस ए ओ बी में से बी ओ डी हटा दिया जाए तो पीछे ए ओ डी बचता है ना? समझ में आ गई? बिल्कुल सही है। ऐसा कैसा? सी ओ डी को देखो, सी ओ डी कहाँ पर है? सी ओ डी, हमने देखा यार सी ओ डी नहीं चाहिए, सी ओ बी तक ही चाहिए। मतलब इसमें से अगर बी ओ डी को हटा दिया जाए ना तो सी ओ बी बच जाता है। और मैंने एक बात बताई थी तराजू वाली, कि तराजू के दोनों जो पलड़े होते हैं दोनों में से आप माइनस कर दो या फिर दोनों में प्लस कर दो, लेकिन तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि दोनों में से यानी कि ए ओ बी में से भी माइनस कर देंगे बी ओ डी को। अगर इसमें बी ओ डी को माइनस करते हो तो इसमें से भी बी ओ डी को माइनस करना पड़ेगा, ये रूल है। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ बी ओ डी घटाने पर सब्ट्रैक्ट, या फिर बी ओ डी सब्ट्रैक्ट, बी ओ डी है ना, हाँ, बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ बी ओ डी घटा देंगे। ये लाइन आप यहाँ कहीं लिख देना ऐसा साइन वाइन बना के। ठीक है, तो ए ओ बी में से अगर बी ओ डी हटा दिया, ए ओ बी में से बी ओ डी हटा दिया, पीछे क्या बच गया? ए ओ डी, वेरी गुड, ए ओ डी। और सी ओ डी में से भी बी ओ डी हटा दिया तो पीछे क्या बच गया? सी ओ बी। समझ गए अब तो, है ना? तो ये सबसे आसान ऑथेंटिक तरीका है। दो प्रॉपर्टी लगानी है वो तो लर्न करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले कहा था 12 प्रॉपर्टी मैंने शुरू में स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में लर्न करवा दी आपको। दो ये और जोड़ लोगे तो 14। वैसे भी उन 12 में से भी 3-4 तो रिपीट है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो वैसे भी 10 से 1 बची, वो 8-9 बची होगी। ऐसे कर 10-12 प्रॉपर्टीज लर्न करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्री है, तो ये चीज़ हमारे हैंड्स प्रूव्ड यानी कि इति सीधा। ठीक है, तो आपको क्या उतारना है? ये तो उतारना नहीं है, ये तो हमने समझने के लिए किया था। ये सिंपल सा एक सोल्यूशन उतार लेना, डायग्राम आपको दे रखा है।
ठीक है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर डायग्राम आपको दे रखा है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि ए बी और सी डी दो समान जीवाएं हैं, ठीक है, जीवाएं हैं। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O वृत्त का केंद्र है। इफ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, बिल्कुल सही, लंबा मतलब 90 डिग्री साइन भी दिख रहा है, देखो ओ एम ए बी पर है, ओ एन सी डी पर है। देन प्रूव दैट ओ एम एन बराबर ओ एन एम, तो सिद्ध कीजिए कि ओ एम एन ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला यहाँ जो भी एंगल बनेगा वो बराबर हो जाए ओ एन एम के, ओ एन एम के, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाए। बहुत सिंपल है, कहने का मतलब सोल्यूशन में हम थोड़ा सा लिखते हैं स्टेटमेंट के रूप में इसको। गिवन मतलब दिया है, क्या क्या गिवन है, एक तो कोड्स ए बी बराबर कोड्स, या फिर कोड को लो, कोड ए बी बराबर कोड सी डी, यानी कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये गिवन है। इसके अलावा हमें वो भी गिवन है कि ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम लंब है ए बी पर, एंड का मतलब और ओ एन लंब है सी डी के ऊपर, इतना हमें गिवन है। और प्रूव क्या करवाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ओ एम एन बराबर हो जाए ओ एन एम के, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए प्रूफ चाहिए, यानी कि उत्पत्ति, और उत्पत्ति तो बड़ी इजी है। मैंने आपको थ्योरम्स 7 कराई थी, 7 प्रमेय करवाई थी, उसमें एक बात बताई थी कि अगर दो जीवाएं बराबर हो ए बी और सी डी, समझ पा रहे हो, ये थ्योरम है, अपनी प्रमेय कर रखी है अपन ने, दो बराबर जीवाएं सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होती हैं, मतलब कि दो समान जीवाएं, मतलब दो इक्वल कोड्स, अगर दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हैं, तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस बराबर होती है, समझ पा रहे हो। इसका मतलब जितना ओ एम होगा उतना ही ओ एन होगा, एक थ्योरम है, ठीक है, वो अपन लिख देते हैं। वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, और उस थ्योरम को अपन लिख देते हैं कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी कि वृत्त की समान जीवाएं, पहली बात है कि कोड इक्वल होनी चाहिए, वो वृत्त के केंद्र से, सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होती है, समदूरस्थ होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है। इट मीन्स का मतलब अर्थात हमारी कहने का मतलब, हमारी बात का कहने का मतलब ये है कि जितना ओ एम है उतना ओ एन है, समझ पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओ एम बराबर ओ एन है तो एक बात समझ गए होंगे आप, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एम एन इज एन आइसोसेलेस, स्पेलिंग देख लेना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ओ एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। भाई हमें ये पता चल गया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ठीक है, इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक बड़ी खास बात होती है क्या, कि ये साइड और ये साइड बराबर है, और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि जिस बराबर भुजाओं के, जैसे बराबर साइड है, सम्मुख कोण, ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी कि अपन ये लिख देंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर सेम, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर या फिर समान होते हैं, समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम के सामने एंगल कौन सा है, ओ एन एम, और ओ एन के सामने कौन है, ओ एम एन, समझ पा रहे हो, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, है ना इजी। ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ते आने पर, ये वाले के सामने एम का मतलब ओ एम एन, बीच में एंगल आना चाहिए, एन एक बार एम, तो ओ एन एम बराबर ओ एम एन, यही हमें प्रूव करवाना था। ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, बस नॉर्मली मेरी तरह आपको सोचना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है।
थोड़े से पॉइंट्स थ्योरम्स वगैरह लर्न कर लोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सोचना ज़रूर है। जैसे देखो मैं एक बात करूँ, ये कह रहा है कि इन फिगर डायग्राम आपको दे रखा है ओ एंड ओ डैश आर द सेंटर ऑफ सर्कल, और बिल्कुल सही है, दोनों के केंद्र है। और ए बी पैरेलल है, पूरी की पूरी ए बी, देखो यहाँ से लेके ए बी पैरेलल है ओ ओ डैश के, ठीक है। और प्रूव करवाना है कि ए बी बराबर हो जाए 2 ओ डैश, ये वो 20 नहीं है भाई, ओ ओ डैश है, ठीक है। चलो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर क्या हो जाए 2 ओ डैश, ऊपर डैश, ठीक है। बहुत इजी तरीका बताता हूँ, देखो गिवन का मतलब दिया है, क्या दे रखा है हमें, एक तो ये चीज़ दे रखी है कि ओ एंड ओ डैश आर द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये दे रखा है। एंड ए बी पैरेलल हैं ओ ओ डैश के। चलो हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे ओ तथा ओ डैश वृत्त के केंद्र है तथा ए बी समांतर हैं ओ ओ डैश के। हमें प्रूव करना है, प्रूव करवाना क्या है, सिद्ध करना है ए बी बराबर 2 ओ डैश, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो अब मेरी बात समझना, प्रूफ, प्रूफ के लिए प्रूफ चाहिए, यानी कि उपपत्ति, उपपत्ति समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें उसने क्या दिया, उसने दिया कि ए बी पैरेलल हैं ओ ओ डैश के, ठीक बात है। ये पूरा का पूरा जो ए बी है ना, ये वाले कोड मान लो, कुछ ही मान लो, ये जो ए बी है वो इस ओ ओ डैश के समांतर है, पैरेलल है। तो एक बात बताओ, उसी ए बी पर ए डी भी आता है, इसका मतलब ये हुआ, इसी से हम ये भी कह सकते हैं क्या, इट मीन्स ओ क्या नाम उसका, ए डी, ई डी भी समांतर हो जाएगी ओ ओ डैश के, समझ पा रहे हो। ई डी भी उसी ए बी वाली लाइन में ही है, अगर पूरा ए बी इसके समांतर है तो ए डी भी इसके समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, मानते हैं ये बात, ठीक है। इसके साथ ये देखो, अगर ये भी दे रखा है एंड हमें एक चीज़ और दे रखी है कि ये इसके पैरेलल है, वो हमने इसका पता लगा लिया। दूसरी बात, हम गिवन में ये लिखेंगे कि ये हमें इतना सारा दे रखा है ए बी पैरेलल ओ डैश, इसके बाद में देखो यहाँ से हमेशा सेंटर से, मैं आपको हमेशा बताता जा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन अपने कर लिए, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये इसके ऊपर क्या है, हमेशा सेंटर से, ये जो लाइन पैरेलल लाइन के ऊपर जो होती है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये हमेशा इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। यानी कि आपको यहीं आप गिवन में लिख सकते हो ए बी पैरेलल ओ ओ डैश एंड, इसी में लिख देना एंड ओ ई ओ डैश ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, कोमा ओ डी परपेंडिकुलर है, ओ डी परपेंडिकुलर भी ए बी के ऊपर है, सेंटर से कोड पर डिस्टेंस होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये समझना है आपको, ठीक है। ये थ्योरम में करवा चुका, जीवा पर केंद्र से लंब, समझ पा रहे हो, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी लिख देंगे इतना करने के बाद, तथा ओ डैश ई लंब है ए बी पर, कोमा ओ डी लंब है ए बी पर, वो पूरा ए बी मान लो, पूरी की पूरी एक ही बात है, ओ ए सी का हो चाहे बी सी का हो चाहे ए बी का हो, बात तो एक ही, पूरी उसी के ऊपर है। तो अब वापस सोल्यूशन में आओ, ये हमें दे रखा था, इसकी हेल्प से हमने ये पता लगा लिया कि ई डी बी पैरेलल ओ डैश की होगी। एंड इसके बाद में एक चीज़ और है, हमें दे रखा है उसने कि ओ डैश ई परपेंडिकुलर ए बी पर, बहुत आसान है ना, टेंशन मत लेना, ओ डैश ई परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर एंड कोमा ओ डी परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर। तो एक बात बताओ, हम इसको क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्या। पैरेललोग्राम की क्या क्या खूबी होती है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी पैरेलल होती है, और पैरेलल के साथ साथ में इक्वल भी होती है। इसका मतलब ईडी पैरेलल है, ईडी पैरेलल है ओ डैश ओ के, और ये दोनों अगर आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं, और यहाँ दोनों जो लाइनें जुड़ रही है, जैसे ओ डैश ई जुड़ रही है और एक ओ डी जुड़ रही है, ये 90 डिग्री अगर हो, मतलब 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री, तो एक बात बताओ, दोनों आपस में बराबर भी होगी, क्योंकि जो पैरेलल होती है वो ऑलरेडी बीच, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जिनके बीच का गैप बराबर हो, गैप बराबर हो, क्योंकि तभी तो जिंदगी में कभी मिलती नहीं है वो।
इसका मतलब ये दोनों आपस में गैप इनका बराबर होता है, क्योंकि 90 डिग्री है, सीधी है, दोनों का गैप बराबर, इसका मतलब ये और ये बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ ओ ई। इतना लिखने के बाद ही कह पाएंगे, इसका मतलब ओ डैश ई बराबर हैं ओ डी के। समझ पा रहे हो, क्योंकि पैरेलल है, समांतर है, प्लस 90 डिग्री पे खड़ी है, बिल्कुल सीधी, इसका मतलब गैप बराबर है। बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस की बात आप समझ रहे होंगे। चलो, बड़ी काम की चीज निकल के आ गई। आप ही सोच रहे होंगे क्यों कर रहे हैं, बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। ओ डैश ई बराबर है ओ डी के, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों आपस में बराबर है, और दूसरी बात 90 डिग्री पर भी है। 90 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल सीधी, मतलब जिंदगी में कभी ये भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब हम इसी को ये भी कह सकते हैं कि ओ डैश ई पैरेलल हैं ओ डी के। समझ पा रहे हो, क्योंकि 90 पे खड़ी हैं, और 90 पे खड़ी लाइनें कभी आपस में मिलती नहीं है, और जो नहीं मिलने वाली लाइनें आप पैरेलल होती है, समांतर होती है। इसका मतलब ये हुआ, हम एक बात कह सकते हैं, सो क्वाड्रिलेटरल, या फिर क्वाड्रिलेटरल की जरूरत नहीं, सो ओ डैश ई डी ओ इज ए पैरेललोग्राम। समझ पा रहे हो, ओ डैश ई डी ओ, ओ डैश ई डी ओ एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, यहां हमने कहा ई डी पैरेलल है ओ डैश ओ डैश के, ठीक है। यहां हमने कहा ओ डैश ई पैरेलल है ओ डी के। समझ पा रहे हो, इसका मतलब पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, पैरेलल होती है। तो यहां लिख भी सकते हो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये एक पैरेललोग्राम साबित हो गया। समझ में आ रहा ना, है ना इजी। अब मेरी बात समझना, ये एक पैरेललोग्राम साबित हो गया, यानी समांतर चतुर्भुज साबित हो गया। समांतर चतुर्भुज के अंदर मैंने अपने 9th क्लास में हमने अगर अच्छी स्टडी करी है ज्योमेट्री की, तो वो चीज़ एक बात याद आ रही होगी कि अपने खूब सारे क्वेश्चन ऐसे करे होंगे कि जैसे ये कोई पैरेललोग्राम है, और आपको पूछ रहा होगा कि प्रूव करो कि एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो जाए, यानी एक समांतर चतुर्भुज एक आयत हो जाए। पढ़ा था ना 9th क्लास के अंदर, बिल्कुल वही चीज़ है। तो आपने ये सोचा होगा कि यार किसी भी चीज़, या फिर ये पढ़ा होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज एक रेक्टेंगल हो जाए, यानी कि एक आयत हो जाए, तो फिर आपने क्या किया होगा, उसको सॉल्यूशन कैसे किया होगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटर को जब तक पैरेललोग्राम नहीं बना दिया जाएगा तब तक आयत नहीं बताया जा सकता, यानी कि समांतर चतुर्भुज जब तक नहीं बना दे सकते, नहीं बनाया जा सकता जब तक आयत नहीं दिखा सकते, रेक्टेंगल नहीं दिखा सकते। इसका मतलब ये था, क्योंकि पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज और रेक्टेंगल यानी कि आयत की खूबी समान होती है। कैसे, कि उनमें आमने सामने की साइड है ना, वो बराबर होती है, इक्वल होती है। जैसे इसकी भी आमने सामने ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, मतलब ईच एंगल आर 90 डिग्री। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि हमने इसको पैरेललोग्राम तो दिखा दिया है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम इसलिए दिखाया क्योंकि साइडें पैरेलल थी, आपस में साइडें भुजाएं पैरेलल थी। इक्वेशन 1 और 2 में अपन दिख भी रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, पैरेलल के साथ में 90 डिग्री भी है। इसका मतलब ये ही पैरेललोग्राम एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। समझ पा रहे हो, अगर ये रेक्टेंगल है, आयत है, इसका मतलब ओ डैश बराबर होगा डीई के, क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर क्या है कि यहां हम डायरेक्ट कह नहीं सकते कि ये दोनों बराबर है। इस यहां ये क्यों कहा अपन ने, ये क्यों कहा, क्योंकि 90 पे था। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर कह नहीं सकते, इसके पीछे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहां लिख देंगे इज ए पैरेललोग्राम लिखने बाद में, एंड whose one angle is 90 डिग्री तथा उसका
एक कोण समकोण, राइट एंगल भी कह सकते थे, एक कोण 90 डिग्री कह दो या फिर राइट एंगल कह दो, राइट एंगल कहना थोड़ा सही रहता है, कोण समकोण है। एक भी कोण अगर समकोण है, हालांकि होने को तो 90 90 दोनों है, लेकिन कहने की भाषा में, लैंग्वेज में एक ही बताया जाता है, क्योंकि अगर एक भी एंगल 90 होता है ना तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल साबित हो जाता है। इट मीन्स, अर्थात थोड़ा सा 9th की स्टडी काम आएगी यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी तो बहुत सिंपल है। इट मीन्स ओ डैश ओ डैश ई डी ओ इज ए रेक्टेंगल, यानी कि अर्थात ओ डैश ई डी ओ एक आयत है। और अगर ये आयत है तो बड़ी काम की चीज निकल के आ गई, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं कि जितनी लेंथ ओ डैश ओ की होगी उतनी ही ई डी की होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ जाती है यहाँ पर, बहुत काम की चीज है। बताऊंगा कहाँ काम की चीज। हमें क्या चाहिए, ये प्रूव करवाना है, ए बी बराबर 2o डैश। एक बात बताओ, अब देखना ना, बहुत इजी है। अब ए बी को क्या कह सकता हूं, बताओ, पूरे ए बी को क्या कहा जा सकता है। मैं ए बी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें ए बी ही प्रूव करवाना है। फिर समझेंगे आप मैंने ये जो चीजें निकाली क्यों निकाली, बहुत काम आएगी। ए बी को क्या कह सकते हैं, तो आपके दिमाग में आई होगी कि ए बी को हम कह सकते हैं बीई प्लस ई सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इतने सारे मिलके ए बी बनी है। लेकिन एक चीज और, अगर मैं यही डिस्टेंस बराबर निकालूं तो एक बात याद आई कि सेंटर से, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, सेंटर से कोर्ड पर खींचा गया परपेंडिकुलर, उस कोर्ड को बराबर भागों में, 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब यहां पर एक बात लिखनी है, वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि, बहुत आसान तरीका है, करना तो पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। क्या जानते, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोर्ड, यानी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कितनी देर हो गई ये बार बार लिख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई। इसका मतलब बारी बारी उठाते हैं, क्या कि एक बारी तो है ओ डैश ओ डैश ई परपेंडिकुलर है बीसी पर, समझ पा रहे हो। एक बार इसके बारे में लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब बीई बराबर ईसी, समझ में आ गई बात, ठीक है। सिमिलरली ओडी परपेंडिकुलर है एसी पर, एसी बोल दो चाहे ए बी बोल दो, बीसी बोल दो चाहे ए बी बोल दो, फर्क कुछ नहीं पड़ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लेंथ, जितनी लंबाई एडी की है उतनी ही सी डी की है, एडी बराबर सी डी। बहुत काम की चीजें निकल के आ गई यहाँ पर। अब आओ इधर, अब जो मैंने आपको बात बताई थी ना ए बी वाली, वो करेंगे। अब इतना सोल्यूशन उतारने के बाद अपन थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ सब पूरी लाइन खींच देना। इसका मतलब ये है कि पहले ये उतार के वो उतारना, उसके बाद इधर आ जाना। हम एक बात बताओ, ए बी को क्या कह सकते हैं, ए बी को क्या कह सकते हैं, ए बी को कह सकते हैं बीई प्लस ई सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, ये चारों तो कह सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओ डैश। ओ डैश का मतलब हमें सिर्फ ईडी चाहिए, क्योंकि ईडी के बराबर है ओ डैश। तो इस पूरी साइड में सिर्फ ईडी अगर रह जाए हमारे पास, बाकी सब खत्म, मतलब बीई और एडी को गायब करना है। मेरी बात सोच रहे हो ना। इस चारों में से बीई नहीं चाहिए, एडी नहीं चाहिए, ईडी चाहिए। ईडी को हम कह सकते हैं ओ डैश, परफेक्ट, ओके। तो आगे देखना, ए बी बराबर बीई नहीं चाहिए ना, लेकिन एक परमिशन मिल रही है यहाँ पर, इसको दे दो आप इक्वेशन 3, इसको दे दो आप, इसको दो इक्वेशन 3, तो ये है खैर काम आएगा आगे। एक इसको दो इक्वेशन 4, इसको दो इक्वेशन 5, बहुत इजी तरीका है। इक्वेशन 3 ने कहा कि बीई की जगह आप ईसी रख सकते हो, हमें ईसी की जरूरत है, प्लस ईसी को ईसी रहने दो क्योंकि जरूरत है, सी डी बिल्कुल जरूरत है, चाहिए, डी ए नहीं चाहिए। लेकिन इक्वेशन 5 कहता है कि आप सी डी को डी ए या फिर ए डी
रख सकते हो। इसका मतलब हम डी ए बोल दो चाहे ए डी बोल दो, एक ही बात है। अगर वहाँ ए डी लिखा हो तो ए डी भी कह सकते हो डी ए को। इसका मतलब इसको भी सी डी कहा जा सकता है। इसके नीचे फिर उतारना ए बी बराबर एक ई सी, एक ई सी, दो ई सी, टू ई सी, वन सी डी प्लस वन सी डी, टू सी डी। समझ पा रहे हो ना? ए बी बराबर ए बी कुछ दोनों में दो दो आ रहे हैं, कॉमन ले लिया, टू कॉमन, तो ई सी प्लस सी डी बच गया। समझ पा रहे हो ना? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी तरीका। तो ए बी बराबर टू अपनी जगह रहेगा, ई सी प्लस सी डी, ई सी प्लस सी डी मिलके क्या बन गया? ई डी। वेरी गुड, ई डी। तो ई सी प्लस सी डी को हम कह सकते हैं ई डी। ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना कि ई सी प्लस सी डी बराबर ई डी, इसलिए हमने लिखा है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब एक बात समझना, ए बी बराबर इक्वेशन 3 कहता है कि आप ई डी को ओ ओ डैश रख सकते हो, सॉरी ओ डैश ओ रख सकते हो। हमने कहा बिल्कुल सही याद लाई, टू तो टू, ई डी की जगह ओ डैश ओ हम लिख देंगे, यहाँ रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से। और यही हमें प्रूव करवाना था, ए बी बराबर टू ओ ओ डैश। ठीक है, या फिर ए बी बराबर ओ पहले लिख दो, ओ डैश बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओ डैश ओ बोल दो चाहे, या फिर ओ ओ डैश बोल दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, मेरे हिसाब से सबसे इजी तरीका विथ ऑथेंटिक तरीका कंप्लीट। ठीक है।